अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 केमिस्ट्री। हमारे पास चैप्टर 7 चल रहा है। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है एंड द चैप्टर नेम इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि 87% हमारी जो व्यूवरशिप है वो अनसब्सक्राइब व्यूवर्स हमें वॉच कर रहे हैं। तो 1 सेकंड लगता है, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नेम है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। 9th क्लास के अंदर आपको याद होगा कि आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी एनालिटिकल केमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। तो सिंपल वही चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंस। यानी हमें दो चीज़ों की एनालिसिस करनी है। सबसे पहले तो आपको वर्ड एनालिसिस का पता होना चाहिए कि एनालिसिस क्या होता है, कि किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ के बारे में जानना, या किसी चीज़ के ऊपर अपना तज्जिया पेश करना, या किसी चीज़ के बारे में जान पहचान रखना, ये सारी चीज़ें एनालिसिस कहलाती हैं। जैसे अक्सर औकात आप लोग टीवी पे न्यूज़ चैनल पे देखते होंगे कि बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स आपको नज़र आते हैं, वो न्यूज़ एनालिसिस कर रहे होते हैं। या फिर न्यूज़ चैनल के स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर बहुत सारे स्पोर्ट्स एनालिसिस्ट बैठे हुए होते हैं, जो कि स्पोर्ट्स एनालिसिस्ट कर रहे होते हैं, अपना तज्जिया पेश कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर या फिर न्यूज़ के ऊपर। तो हमने भी क्या करना है, एनालिसिस ही करनी है दो चीज़ों की, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंस। हमें किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में डिस्कस करना है। अब नाउ व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो मैंने आप सबके सामने दो डेफिनेशंस लिखी हैं, इनको हम वन बाय वन, पहले क्वालिटेटिव एंड देन फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग हेडिंग की तरफ चलते हैं। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी कि कोई भी कंपाउंड अगर हमारे पास मौजूद है तो वो किन एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हमें किसके थ्रू पता चलती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू पता चलती है। लेट सपोज कि मैं आपके हाथ में 1 चम्मच नमक दे दूं, और जाहिर सी बात है कि आपको तो नहीं पता, क्योंकि नमक के किसी दाने के ऊपर या किसी जर्रे के ऊपर, किसी पार्टिकल के ऊपर ये थोड़ी NaCl लिखा हुआ है कि ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। ये किस तरीके से साइंटिस्ट ने बताया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करके। या आपको आपके हाथ में मैं चीनी रख दूं, तो चीनी के किसी भी क्रिस्टल के ऊपर थोड़ी लिखा हुआ होता है उसका फार्मूला C12H22O11, उसका फार्मूला थोड़ी लिखा हुआ होता है। तो ये हमें किस तरीके से पता चला, क्वालिटेटिव एनालिसिस करके पता चला कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से मौजूद होते हैं, या फिर वो किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। या लेट्स सपोज, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हम पानी डेली बेसिस पे पीते हैं। अब पानी के किसी कतरे के ऊपर ये थोड़ी लिखा हुआ होता है कि H2O या ये हाइड्रोजन या वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। हमें क्यों नहीं पता चला, क्योंकि हमने तो आज तक ऐसा कभी देखा नहीं। हम दिन रात सुबह शाम पानी पीते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे पता चला, क्वालिटेटिव एनालिसिस करके, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं या वो किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस निकला ही है किससे, क्वालिटी से। ठीक है, क्वालिटी से वर्ड निकला है क्वालिटेटिव एनालिसिस की, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं या कितने हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम 2 मज़ीद टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहली है ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस और इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब जो ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जो आपको डिफरेंस अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि हम चैप्टर 3 के अंदर डिटेल में इसको डिस्कस आउट करके आ चुके हैं कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो है एनालिसिस, या फिर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो अब इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप in an organic compound by changing color in chemical process।
अब कोई भी अगर लेट सपोज हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कितने फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, कौन कौन से एलिमेंट और उसके साथ मौजूद हैं, तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस से पता लगा सकते हैं। अब हम इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, हम उसके अंदर कोई केमिकल ऐड करते हैं, उसका कलर चेंज होता है, तो उस कलर चेंज से हमें अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। फंक्शनल ग्रुप आपने लास्ट टाइम जो है हम लोग लास्ट चैप्टर के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। कुछ तो आपको याद होंगे, अमाइन था, ईथर था, अल्कोहल, हैलाइड, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने पढ़े थे। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास है एडिशन ऑफ AgNO3। अब AgNO3 हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट कैन डिटेक्टेड द हैलाइड ग्रुप। अब अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास मौजूद है, जब हम उसमें AgNO3 मिलाएंगे तो हमें अगर उस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन मौजूद है, ब्रोमीन मौजूद है या आयोडीन मौजूद है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और उस कलर चेंज से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा जो है या तो हैलाइड या हैलोजन मौजूद है, इसके अंदर क्लोरीन मौजूद है, इसके अंदर ब्रोमीन मौजूद है या आयोडीन मौजूद है। अगर लेट सपोज यहाँ पर मैं पिक्चर चला दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। एक ब्यूरेट के अंदर या एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक हैलोजन वाला जो है फंक्शनल ग्रुप मौजूद है लेट सपोज, तो अब जब उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो अगर सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद हमारे पास जो कलर है वो वाइट हो जाएगा तो दैट मीन्स कि उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर हमारे पास क्लोरीन मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी एग्जांपल इसकी क्या है, अगर उसके एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सिल्वर नाइट्रेट डाला और सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद उसका जो कलर है वो हमारे पास मतलब थोड़ा ऑफ वाइट आया। ठीक है, ऑफ वाइट कलर आया तो दैट मीन्स कि उसके अंदर हमारे पास कौन सा हैलोजन मौजूद है, ब्रोमीन का हैलोजन मौजूद है। या फिर अगर येलो कलर आता है तो हमारे पास कौन सा हैलोजन मौजूद होता है, आयोडीन का मौजूद होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर्स की कलर चेंजिंग से हमें पता चल जाता है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड या कौन से फंक्शनल ग्रुप या कौन से एलिमेंट्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। तो सिंपली इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ different functional group in an organic compound by changing color in a chemical process। सिंपल हम क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस करते हैं, उस केमिकल प्रोसेस के अंदर हम डिफरेंट केमिकल्स डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर AgNO3 लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट डालकर हम ये पता लगा सकते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन मौजूद है, ब्रोमीन मौजूद है या आयोडीन मौजूद है। हम कलर चेंजिंग से हमें पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सॉल्ट। अब यहाँ पर तो था ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं या फिर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, वो हम कलर चेंजिंग के मेथड के थ्रू हम लोग पता कर रहे होते थे। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं या सच एस यहाँ पर सॉल्ट्स लिखे हैं, हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिख लेते हैं NaCl। NaCl हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि एक मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है ये, तो दोनों अब इसके इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर कार्बन मौजूद नहीं है, सिर्फ सोडियम और क्लोरीन मौजूद है। ठीक है, तो अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें तो ये हमने पढ़ा हुआ है इसलिए हमें पता है। अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हम फ्लेम टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं। लेट सपोज के आपके पास जो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, बहुत सारे सॉल्ट हमारे पास मौजूद है। NaCl मैंने आपके सामने इसलिए लिखा है क्योंकि NaCl जो है सबसे ज़्यादा कॉमन सॉल्ट हमारे पास नॉर्मली यूज़ होता है। NaCl की अगर हम बात करें तो हम इस नॉन सॉल्ट है, मतलब सब इसको जानते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे हमारे पास सॉल्ट मौजूद है, लिथियम सॉल्ट है, लिथियम क्लोराइड है, इसके अलावा हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत सारे हमारे पास सॉल्ट मौजूद हैं। तो अगर लेट सपोज
कि हमारे पास एक फ्लेम टेस्ट किया जाता है और उस फ्लेम टेस्ट के थ्रू हम पता लगाते हैं, कलर से हमें पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा मेटल मौजूद है। अगर लेट सपोज यहाँ पर जैसे मैंने आपके सामने लिखा, फ्लेम टेस्ट ऑफ कॉपर सॉल्ट शोज ब्लूइश ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर। अब जो हमारे पास जो फ्लेम टेस्ट होता है, जो कॉपर का जो सॉल्ट होता है, वैसे वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब हम उसको जलाते हैं तो वो ग्रीन कलर की फ्लेम हमें प्रोड्यूस करता है। एक पिक्चर आपकी बुक के अंदर, ये एक पिक्चर मौजूद है, वो मैं आपके सामने शो कर देता हूँ, आप वो देख लीजिएगा कि डिफरेंट मेटल्स के हमारे पास सॉल्ट है और उन मेटल से हमें पता चलता है कि कौन सा कलर, अगर हम उनको फ्लेम टेस्ट करेंगे या उनको आग के ऊपर रखेंगे तो कौन सा कलर हमारे पास प्रोड्यूस होगा। तो देख सकते हैं आप, अगर लिथियम का सॉल्ट हमारे पास मौजूद है तो लिथियम के सॉल्ट को जब हम फ्लेम टेस्ट उसका जब करेंगे तो पिंक कलर की फ्लेम उसमें से आपको निकलती हुई नजर आएगी। स्ट्रोंशियम का जो सिंबल होता है वो होता है SR। लिथियम का आपको पता है ये Li होता है। तो स्ट्रोंशियम का जो सॉल्ट हमारे पास मौजूद होता है उसका अगर हम जो है फ्लेम टेस्ट करेंगे तो हमें रेड कलर की फ्लेम उसके अंदर से नजर आएगी। और इसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड का अगर हम चेक करेंगे तो वॉयलेट कलर की हमें फ्लेम नजर आएगी। और इसी तरीके से बहुत सारी और भी एग्जांपल है। सोडियम क्लोराइड का जब आप फ्लेम टेस्ट करते हैं, अगर आप घरों के अंदर भी थोड़ा सा भी सोडियम क्लोराइड लें और उसको जब आप फ्लेम टेस्ट करेंगे उसको आग के ऊपर रखेंगे तो येलो कलर की आपको फ्लेम उसके अंदर से नजर आएगी। इसी तरीके से कैल्शियम का जो सॉल्ट होता है, कैल्शियम क्लोराइड, अगर हम उसका फ्लेम टेस्ट करते हैं तो वो हमें ऑरेंज कलर का नजर आता है। और इसी तरीके से कॉपर जो सल्फेट हमारे पास जो सॉल्ट है उसको जब हम फ्लेम टेस्ट उसका किया जाता है तो वो हमें ग्रीन कलर का नजर आता है, जबकि जो कॉपर का जो सॉल्ट होता है खुद से वो ब्लू होता है, लेकिन वो हमें जब उसका फ्लेम टेस्ट किया जाता है तो वो ग्रीन नजर आता है। तो इस फ्लेम टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कौन कौन से मेटल मौजूद हैं। हालांकि लिथियम है, उसके अंदर स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, सोडियम है, कौन से एलिमेंट्स या कौन से मेटल मौजूद हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से हमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये समझ आ गया होगा आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम चलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सैंपल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब जाहिर सी बात है किसी भी कंपाउंड के अंदर क्वांटिटी कितनी मौजूद है। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच क्वांटिटी, किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्वांटिटी कितनी मौजूद है किसी भी सैंपल की, तो वो जो एनालिसिस कहलाता है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। यानी किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। कितना अमाउंट उसके अंदर, कितनी क्वांटिटी मौजूद है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को भी दो फर्दर टाइप्स के ऊपर डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास फिजिकल मेथड और दूसरा है हमारे पास केमिकल मेथड। अब इन दोनों को हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहला अगर हमारा जो फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड आर यूज्ड टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, टेम्परेचर, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एंड कलर। अब जो फिजिकल मेथड्स होते हैं, याद रखिएगा कि इसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी फिजिकल मेथड होते हैं ये क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि हम उस एलिमेंट, उस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को मालूम कर सकें, यानी कि उसकी डेंसिटी, उसका गाढ़ापन मालूम कर सकें, उसका टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें मालूम कर सकें, उसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कितना है, यानी वो चीज़ मैग्नेट की तरफ कितनी अट्रैक्ट हो रही है वो मालूम कर सकें, उसका कलर मालूम कर सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग फिजिकल मेथड के अंदर इस्तेमाल करते हैं और फिजिकल मेथड के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक नाम लिखा है मैंने, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, AES। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी एक मशीन होती है। मैं आपके सामने यहाँ पर पिक्चर चला देता हूँ, यहाँ पे आप पिक्चर देख लेंगे। एक बड़ी सी मशीन होती है और ये मशीन आपको हर जगह नहीं पाई जाती। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये पाई जाती हैं। और अगर आप बड़े होकर अगर आप केमिस्ट्री की फील्ड में आगे जाते हैं तो आपको इस मशीन के ऊपर काम करने का भी, केमिकल जो है आपका एनालिटिकल केमिस्ट बनते हैं, केमिकल की फील्ड, केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर आगे बहुत आप तरक्की करते हैं तो आपको ऐसी
मशीनरी को भी यूज़ करने का जो है एक एक्सपीरियंस होगा। और ये जो मशीनरी है ये हर जगह नहीं है, सिर्फ किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद है। एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, किसी रिसर्च सेंटर के अंदर मौजूद होगी, और ये मौजूद नहीं होती क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और सेकंड थिंग ये कि इसको ऑपरेट करने वाले जो बंदे होते हैं वो भी, उनकी भी लाखों में सैलरीज होती हैं, क्योंकि इसको ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होता। इसको प्रॉपर तरीके से, इसको पूरा प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, आपको केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, तो तब जाकर इसको बंदा जो है वो कर सकता है, यूज़ कर सकता है और उसको ऑपरेट कर सकता है। तो इसके भी देखें, अगर हम केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर भी देखें तो बहुत सारी जॉब्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे अगर इस छोटी सी जो नॉर्मल सी मशीन है हमारे पास, इसको चलाने के भी हमारे पास लाखों रुपए जो इसके ऑपरेटर्स होते हैं वो ले रहे होते हैं। बच्चे हमारे पास समझते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सिर्फ जो है ना पैसे या फिर तरक्की या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कंप्यूटर के अंदर है, कंप्यूटर पढ़ लो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप केमिस्ट्री के अंदर भी अगर आप जाएं तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आप उस फील्ड के अंदर आगे जाएं तो आपको और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो ये आपकी एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ कंप्यूटर की ही आगे काम की चीज़ है, केमिस्ट्री भी बड़ी काम की चीज़ है। तो एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो एक बड़ी सी मशीन होती है उसके थ्रू पता लगाया जाता है ये सारी के सारे इसकी चीज़ों के बारे में, फिजिकल मेथड के बारे में। खैर इस एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अभी आपको इतना नहीं पढ़ना, क्योंकि आपकी बुक के अंदर सिर्फ नाम लिखा हुआ है, पिक्चर सिर्फ एक छोटी सी दी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ। जब आप मास्टर्स लेवल के ऊपर जाएंगे तब आपको इसको देखने का और इसके ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, तो तब आप उसको देखिएगा। खैर इतना और हमारे बुक के अंदर इतना नहीं है ना, आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। जो सेकेंड मेथड है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस का, वो है केमिकल मेथड्स are used to measure quantity of a substance by doing chemical reaction। हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि हम क्वांटिटी मालूम कर सकें सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन करके। अब केमिकल रिएक्शंस कौन से, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस उसमें आ जाता है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मालूम करना। जैसे कि 9th क्लास के अंदर आपने प्रैक्टिकल किया होगा जिसको आपने टाइट्रेशन का नाम दिया होगा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आप लोगों ने की होगी, जिसमें आपने उसकी मोलैरिटी मालूम की होगी, उसकी रीडिंग नोट की होगी, उसका कलर जब आप देखते हैं उसको जो है शेक करते हैं तो कलर उसका चेंज होता है, तो वॉल्यूम मालूम होता है। तो डिफरेंट केमिकल, फिनोफ्थलीन का आपने इस्तेमाल किया होगा एज एन इंडिकेटर के तौर पर। तो डिफरेंट हमारे पास देखिए केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है इस मेथड के अंदर, केमिकल मेथड के अंदर, ताकि हम वॉल्यूम मालूम कर सकें। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वेट डिटर्मिनेशन करते हैं। कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं तो उसकी वेट डिटर्मिनेशन हम लोग कर रहे होते हैं, और वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू हो रहा होता है। और थर्ड है हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस। और कंबस्शन एनालिसिस क्या है, लेट्स सपोज कि कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड इजाद हुआ है जो अभी तक पता नहीं था किसी को, तो उसकी क्या किया जाता है, कंबस्टन की जाती है, उसको जलाया जाता है और उसके थ्रू फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगाया जाता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की या कार्बन की मिकदार या कितनी परसेंटेज इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, और आई होप कि आप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।